गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम 7th क्लास का बेटा सेकंड लेसन रीड कर रहे हैं और हमारे लेसन की हेडिंग है परिस्थितियाँ और भूमि अनुदान। सबसे पहले हम जानेंगे परिस्थितियाँ क्या होती हैं। बेटा परिस्थितियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता है, यानी परिस्थितियों के माध्यम से हमें पता चलता है कि कोई राजा अपने आप को कैसा दिखाना चाहता है। मिसाल के तौर पर राजा अपनी शूरवीरता, विजयी योद्धा यानी किन किन योद्धा से उन्होंने विजय प्राप्त की, और ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची जाती थी। जो परिस्थितियाँ थी ये ब्राह्मणों के द्वारा रचित यानी लिखी जाती थी। अक्षर प्रशासन में ये मदद करती थी। तो परिस्थितियाँ क्या हैं बेटा, यानी परिस्थितियाँ ब्राह्मणों द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा लिखी जाती थी और ये परिस्थितियाँ बताती थी कि वहाँ का शासक क्या दर्शाना चाहता है, यानी उसमें राजा की शूरवीरता का और किन किन राज्यों पर उन्होंने विजय प्राप्त की है, यानी इनके बारे में, यानी राजा की प्रशंसा के बारे में परिस्थितियों में लिखा होता था। इसके बाद है बेटा, जैसे हम नागभट्ट की कुछ उपस्थितियाँ पढ़ भी सकते हैं। नागभट्ट ने जो जो उपलब्धियाँ की और उनका बखान यानी परिस्थितियों में है। जैसे कई शासकों ने परिस्थितियों में उपलब्धियों का बखान किया है। पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की परिस्थितियों के बारे में पढ़ा था। जैसे समुद्रगुप्त ने भी अपनी प्रशंसा के बारे में लिखा है। संस्कृत में ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई परिस्थिति में नागभट्ट के कामों का वर्णन है। यानी महाराष्ट्र में और कलिंग में, कलिंग जो सम्राट अशोक ने कलिंग की जो लड़ाई लड़ी थी, यानी उसका वर्णन है। तो इस तरह यानी बेटा राजा की प्रशंसा के बारे में जो चीज़ें लिखी गई थी उनको परिस्थितियों का नाम दिया गया था और ये विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा लिखी जाती थी। राजा लोग ब्राह्मणों को क्या करते थे, जो राजा थे ब्राह्मणों को भूमि अनुदान पुरस्कार करते यानी इनाम में देते थे, क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो इनकी प्रशंसा के लिए परिस्थितियाँ लिखते थे। तो परिस्थितियाँ लिखने के कारण राजा जो लोग थे वो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान यानी पुरस्कार के रूप में देते थे और ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। इसके बाद है बेटा, ये ताम्रपत्र आप देख सकते हैं, ये चित्र ताम्रपत्र का। इसके बाद है भूमि के साथ साथ और क्या दान में दिया जाता था। तो जैसे एक भाग में इसमें बताया गया, तमिल भाग का एक अंश है तमिल का, कि दान में क्या दिया गया। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित यानी किया कि भाई झाड़ी लगाकर कि हमारी भूमि कितनी है। इस भूमि पर ये चीज़ें जैसे फलदार वृक्ष थे, पानी, भूमि, बगीचे, फलोदान, पेड़, कुएं, चरागाह, एक गांव, बावी, चबूतरे, खाइयाँ, नदियाँ, यानी इस तरह दलदली जमीन हो, जो अनानागर, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते, गहरी झील, जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है और वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ में वाहनों पर लगने वाला कर, वह पक्की ईंटों के बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है, और पानी की बर्बादी न हो तो तटबंधों यानी बांधों का निर्माण करवा सकता है। लेख में सिंचाई के जितने भी संभव स्रोतों का उल्लेख उनकी, ये आपने बेटा ये देखना है। ये एक खेत यानी एक चित्र के खेत के बारे में बताया है कि वो उस खेत में क्या क्या उगाता है और क्या क्या यानी वो कर सकता है, जो भूमि उसको दान में दी गई थी उसके बारे में बताया है बेटा। इसके बाद है बेटा, जब डाउट सताए बस फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो। सॉरी बेटा एक मिनट, आप ऑनलाइन बने रहें। उसके बाद है बेटा हमारा 12वीं शताब्दी के एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। यानी जैसे कलहण नाम का एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। कलहण क्या है, एक ये ब्राह्मण है क्योंकि इसके द्वारा रचा गया है। कलहण ने वृत्तांत में लिखने के लिए शिलालेख यानी पत्थर पर दस्तावेजों, प्रत्यक्ष दर्शनियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत कर अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। परिस्थितियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में, यानी किसके बारे में लिखते थे, शासकों और इनकी नीति यानी जो भी उनके कानून होते थे के बारे में आलोचनात्मक यानी उनकी प्रशंसा नहीं की है, आलोचनात्मक यानी उनकी बुराई वो क्या क्या करते थे उनका रूप दिखाया। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ है क्योंकि उनकी आलोचना की गई है।
असाधारण गलत ग्रंथ था ये। इसलिए युद्ध के लिए, धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा इनमें से प्रत्येक शासक है राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का यानी प्रयास करते थे। इसके बाद है एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था, ये देखेंगे हम ध्यान से। गंगा घाटी एक विशेष रूप से, गंगा घाटी में कन्नौज नगर, वहाँ पर गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। यानी कहने का भाव क्या है बेटा, गंगा घाटी में, गंगा घाटी के ऊपर कन्नौज नगर था गंगा घाटी में। वहाँ पर एक तो ये जाति है हमारी, दूसरी ये थी राष्ट्रकूट, तीसरी थी पाल वंश। यानी इस पर नियंत्रण के लिए ये हमेशा लड़ते रहते थे आपस में, इनके आपस में टकराव होते रहते थे। लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इनको त्रिपक्षीय, आपका क्वेश्चन भी आता है त्रिपक्षीय किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आता है आपका त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष बेटा यही था कि गंगा घाटी में कन्नौज नगर था। इस कन्नौज नगर पर नियंत्रण करने के लिए गुज्जर, राष्ट्रकूट और पाल वंश तीनों आपस में लड़ते रहते थे। इसको ही त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है बेटा, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। तो क्या हुआ बेटा, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण किया, क्योंकि राजा के पास धन होता था तो धन से वे बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे और अपनी सत्ता और संसाधनों का भी प्रदर्शन यानी लोगों को अपना वैभव यानी अपना धन दिखाने का प्रयत्न करते थे। और जब भी एक दूसरे राज्य पर कोई भी योद्धा आक्रमण या राजा आक्रमण करता था तो वो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि मंदिरों का जो निर्माण था, मंदिर अधिक संपन्न होते थे, उनमें धन दौलत का अधिक प्रयोग होता था, इसलिए मंदिरों को अपना निशाना यानी मंदिरों को भी लूट लेते थे। ऐसे ही एक उदाहरण है जैसे अफगानिस्तान के गजनी सुल्तान मोहम्मद ऐसे शासकों में सबसे बड़े प्रसिद्ध हैं। उन्होंने क्या किया, 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भाग जैसे ईरान उपमहाद्वीप, उत्तर पश्चिमी के हिस्से में तक किया। यानी ये गजनी सुल्तान इतना बहादुर था, इतना महत्वपूर्ण, इतना शक्तिशाली शासक था कि 997 से लेकर 1030 तक इसने मध्य एशिया, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर अपना शासन जमा लिया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला बोलता था और उसका निशाना थे क्या किन चीज़ों को लूटता था वो, संपन्न मंदिरों को, जिसमें गुजरात में सोमनाथ का मंदिर सबसे ज़्यादा शामिल था। और सोमनाथ के मंदिर से उसने धन उठा लिया और उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च कर दिया। यानी उसने एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया जो मंदिर से उसको धन मिला था, उस धन से। इसके बाद है बेटा सुल्तान महमूद अपने जीते हुए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। जैसे परिस्थितियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो अल बेरूनी ने भी एक विद्वान को उपमहाद्वीप के बारे में लिखने का लेखा जोखा सौंपा और अरबी में लिखी गई उसकी कीर्ति किताब यानी उसने अरबी में लिखी उसका किताब का नाम था अल हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों को परामर्श। तो अल बेरूनी की आपका क्वेश्चन आ सकता है, अल बेरूनी नामक एक विद्वान को किस किताब की उसने रचना की थी, तो अल हिंद, ये आपने याद रखना है। इसके बाद है बेटा युद्ध में करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। चाहमान जाति का नाम है जो बाद में चौहानों के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। ये याद रखें वो कहाँ पर शासन करते थे, चाहमान दिल्ली और अजमेर। उन्होंने पश्चिम से पूर्व की ओर नियंत्रण यानी पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर यानी अपने क्षेत्रों को बढ़ाना चाहा, जिसमें गुजरात, चालुक्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गढ़वाल यानी इनसे टक्कर ली उसने। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। ये क्वेश्चन आएगा आपका कि चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान को 1191 में हराया।
लेकिन दूसरे ही साल 1192 में, दूसरा ही साल 1192 में उसके हाथों मारा गया। यानी 1191 में तो हराया, लेकिन दूसरे साल मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को इसने में होता है। और सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक, यानी पृथ्वीराज तृतीय था, पहले तो इसने मोहम्मद गोरी को हराया 1191 में, लेकिन दूसरी बार 9192 में ये है उसी के हाथों, यानी पृथ्वीराज के हाथों मारा गया। इसके बाद बेटा चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, तो ये हम बेटा कल पढ़ेंगे। ये हम कल पढ़ेंगे बेटा।